नमस्कार, वेलकम टू टिस्टेक में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स आईसीएसई बोर्ड और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड एप्लीकेशन के क्वेश्चन कर रहे थे। और आज का इस वीडियो का टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे ट्राइंगल से रिलेटेड हो सकता है, रेक्टेंगल से रिलेटेड हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिलेंगे। और वो जब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम, तो सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलने वाला है। तो बहुत बेहतर क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मैंने कलेक्शन जो है क्वेश्चन का बहुत सटीक बनाया है। कहने का मतलब हर टाइप का ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड हमने यहाँ पर क्वेश्चन लेके आए हैं। बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले। सारे क्वेश्चन देखिएगा, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। और पूरे क्वेश्चन देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद में आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए और बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ूंगा मैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स कंटेनिंग द राइट एंगल इज आर 4 से 1 सेंटीमीटर एंड 2x - 1 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की बात की तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही देते हम। चलिए बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल। नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते, ए बी और ए सी हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल का नाम भी दे दिया। दी साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कंटेनिंग दी राइट एंगल। ये राइट एंगल बना रही नहीं ये वाली, तो ये जो साइड्स है ना इसकी कंटेनिंग राइट एंगल, मतलब जो राइट एंगल बना रही है वो वाले साइड की बात कर रहे हैं। कितनी है? 4x। एक तो क्या है 4x है और एक है 2x - 1। अब आप सोचोगे कि ये 4x है कि ये 4x है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कौन कितनी है। हो सकता जिसने 90 डिग्री का एंगल बनाया ना, कंटेनिंग 90 डिग्री एंगल यानी कि राइट एंगल, तो वो वाली दो साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी आप इधर उधर कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका जो एरिया है वो कितना है? ये पूरा जो एरिया है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये भी सेंटीमीटर में गिवन है और ये भी काय में सेंटीमीटर में गिवन है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अब इसकी साइड, ये वाली साइड कितनी है, ये साइड कितनी है? आप बोलोगे ये तो मालूम है। मालूम कैसे है भाई? x की टर्म में मालूम है ना। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको इसकी साइड्स पता चल जाएगी। कौन सा फार्मूला लगाया जाए? तो क्लियर सी बात है, एरिया दिया हुआ है तो एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, या ट्राइंगल ही लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 1/2। क्या होता है फार्मूला? राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। अरे सिंपल काम है ना। 1/2। अच्छा एरिया कितना है? तो एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1/2 और बेस कितना है? 4x और हाइट कितनी है? 2x - 1। ऐसा है। आप देखेंगे कि ये 2 से तो ये 2 टाइम कैंसिल हो गया और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 डिवाइडेड बाय 2 और इज इक्वल टू x और 2x - 1। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये 2 से 2 टाइम कैंसिल हो गया और ये 2 बचा ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इधर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद रखना, जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म रहेगी वही आ सकती है, हर किसी को नहीं ला सकते आप नीचे, है ना। जैसे अगर आप बोलोगे कि ये भी 2 आ जाएगा कि इधर नहीं आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी है, ये तो क्या है, एक ये पूरी टर्म आ सकती नीचे, उसका कुछ पार्ट, किसी टर्म का एक पार्ट नहीं आ सकता नीचे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ये कितना हो गया? 15 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x² - x। बस ये 15 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाता है? आपको मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कोई क्वांटिटी जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। आ गया क्या? 15 गया उधर। अब आपको मालूम है कि हमेशा इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। कितना हो जाएगा? 2 का और 15 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और फैक्टराइज किया जाता है।
तो इसको 2 इंटू 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, इसके दो ग्रुप बनाना है। तो ये 6 और 5, क्या दोनों को, अच्छा ये हिट एंड ट्राई होता है, फिक्स नहीं है कि कैसे, दो ग्रुप बनाओ और दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। आ रही क्या, हाँ इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिडिल टर्म आएगी। तो दोनों के साथ 1 से लिख देते हैं हम। अब आपको क्या चाहिए, -1 से लाना चाहिए। -1 से लाने के लिए बड़े नंबर के सामने माइनस, छोटे नंबर के सामने प्लस, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, x² 2x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2x कॉमन निकल रहा तो क्या बचेगा, x माइनस 3 ना, और इसमें से 5 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 3। और ये बातें हमने पूरा डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर थोड़ी भी अगर आपको इसमें फैक्टराइजेशन में और इसमें प्रॉब्लम होती है ना, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर जरूर देखना, उसमें पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है ना। अगेन x माइनस 3 कॉमन निकल रहा दोनों में से, तो x माइनस 3 कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसके इक्वल टू 0 या इसके इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल बोला जाता है इसको। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या होगा भाई, ये 3 उस साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई भी लेंथ नेगेटिव हो सकती है क्या? अरे x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव रखते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, लेंथ कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये तो हम बोलेंगे भैया ये हमारे काम का नहीं है, रिजेक्टेड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हेंस बेस क्या हो जाएगा इसका, बेस कितना हो जाएगा, 4x, और 4x में 4 इंटू x की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बेस या तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि BC ना, BC है ये, और AB कितना हो जाएगा, तो AB है 2x माइनस 1, तो 2 और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 और माइनस 1, तो 3 2 या 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, इतना हो गया। मतलब आपके पास में ये पता चल गया कि ये वाली साइड कितनी है, ये साइड कितनी है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। अच्छा पता चल गया क्या, तीनों साइड पता चल गई? नहीं, अभी ये वाली पता चल रही है ना। और आपको मालूम है कि जब हमें दो साइड मालूम है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की, और थर्ड साइड निकालना है, चाहे कोई भी दो मालूम हो, थर्ड साइड निकालना है, तो क्या करते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम पॉपुलर। तो इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मालूम है क्या पाइथागोरस थ्योरम सबको, क्यों, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो आपको AB की वैल्यू मालूम है ना, AB की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, इधर कुछ हट गया क्या, BC इज इक्वल टू था ये, और AB इज इक्वल टू क्या था, 4 कितना था, 2x था ना, 2x था, है ना। चलिए, तो AB की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और आपको मालूम है 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और दोनों को प्लस करेंगे तो 169 AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। मैं आपको बता दूं कि यहां पर प्लस माइनस आएगा, जब भी स्क्वायर रूट लेते तो क्या आता है, प्लस माइनस आता है। तो माइनस क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि लेंथ ऑफ साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए नेगेटिव को इग्नोर करते हुए इतना। हेंस साइड्स आर कितनी हो जाएगी, एक तो है 5 सेंटीमीटर, दूसरी है 12 सेंटीमीटर,
और 13 सेंटीमीटर। बस ये हो जाएगी इसके आंसर। अरे आ गया समझ में, समझ में आ गया, सिंपल काम है। हमें एरिया गिवन था ना, तो एरिया का फार्मूला लगाया। जैसे ही एरिया का फार्मूला लगाया तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। अब ये मत पूछना कि सर कैसे सॉल्व किया, ये हमें आता नहीं है, तो फिर उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं आपको बता दूं कि सारे क्वेश्चन इसके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कलेक्शन जो है बेहतर है। कहने का मतलब इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये मान के चलिए कि सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन देखना है आपको, जितने भी क्वेश्चन दिए सारे क्वेश्चन चेक करना है, ठीक है ना। और उसको नोट करना है, प्रॉपर नोट से बनाना है, और फिर आप गारंटी है आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो अपनी बुक का, सारे क्वेश्चन आपसे बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, दी साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अच्छा, इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना ही दो ना, क्या दिक्कत है भाई, बना दिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल। और एक एंगल क्या है उसका 90 डिग्री का होगा। आप चाहो तो इसका नाम भी लिख दो, ए बी और सी। नाम तो कुछ भी लिख सकते हैं, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। दी साइड्स ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज इतना, इतना और इतना। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर कहीं पर भी ये नहीं बोला कि कौन सी साइड कौन सी होगी। इसमें आप ये देख लो कि सबसे बड़ी साइड कौन सी दिख रही, x-1 और 3x और 3x+1। अरे इसमें x में से एक कम कर दिया, इसमें x में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसमें x में 3 का मल्टीप्लिकेशन करके 1 को प्लस कर दिया। सबसे मेन बात यह है कि आपको हाइपोटेनिस कौन सा है ये पहचानना जरूरी है। तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हाइपोटेनिस होगी, यही सबसे बड़ी है ना। अरे इसकी अपेक्षा 1 ज्यादा है ना, यूनिट 1 सेंटीमीटर ज्यादा आई है, ये तो छोटी है खैर। तो ये क्या हो जाएगा 3x, जो लॉन्गेस्ट साइड है 3x+1 सेंटीमीटर होगी क्या। हाँ, बाकी जो बची है उसको आप इधर उधर कुछ भी कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं ले लेता हूं 3x और ये हो जाएगा x-1। जब कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड गिवन है और थर्ड साइड फाइंड करना है तो हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। या तो तीनों साइड गिवन है और एक्स की टर्म में, वेरिएबल की टर्म में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहां पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो बड़ा सिंपल सा काम है। इन ट्राइंगल ए बी सी प्रॉपर लिखना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में लगा दिया पाइथागोरस और कुछ लिखा ही नहीं है ना, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इसी को बोला जाता है। क्या हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC², है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं हम। और क्यों लगाया, तो इसका कारण तो मालूम ही है हमें क्यों लगाया, क्योंकि 3 साइड्स आपको क्लियर नहीं दी है। AB मतलब क्या हो गया x-1 का होल स्क्वायर और प्लस 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा a+b होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a+b होल स्क्वायर। तो a² प्लस 2ab प्लस b², तो a² मतलब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x² प्लस 2ab मतलब 6x और प्लस b², ठीक, इज इक्वल टू a-b होल स्क्वायर। तो a² माइनस 2ab प्लस b² और प्लस 9x²। 9x² से 9x² कैंसिल हो गया ना। सेम साइन है, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास में, इसको ले जाता हूं मैं उधर। तो x² माइनस 2x प्लस 1 माइनस 6x माइनस 1, ये दोनों की दोनों टर्म उस साइड जाएगी, तो दोनों पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब कितना हो गया x² माइनस 8x और 1 से 1 कैंसिल हो गया ना, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा, तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8, सही है क्या। 0 प्रोडक्ट रूल, इसके भी इक्वल टू 0 या तो इसके इक्वल टू 0। तो ये तो रिजेक्टेड हो जाएगा ना, रिजेक्टेड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेंस
x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पर रख देते हैं हम, ठीक है ना। देन ए बी इज इक्वल टू कितना था हमारे पास में, x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। और बी सी कितना है, तो बी सी इज इक्वल टू 3 और इंटू 8 और इज इक्वल टू हो जाएगा 24। और ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी यानी कि 3x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1, मतलब इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, 3x प्लस 1, x की वैल्यू क्या है 8 है, तो 3 इंटू 8 प्लस 1 तो 24 और ये कितना आ जाएगा 25। ये इसके आंसर हो गए। तीनों साइड्स हमें फाइंड करना था, क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना था, तो एक आंसर तो आपके पास में ये आ गया, x की वैल्यू 8। आगे क्या बोला है, द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, तो ये सेकंड पार्ट आ गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हो गया सेकंड पार्ट। सेकंड का आंसर यहाँ पर हमने दे दिया। थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट एरिया, इट्स एरिया मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, हमें मालूम है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जल्दबाजी नहीं करना है, पूरी बातें लिखना है, ठीक है। पूरे नंबर चाहिए तो पूरी बातें लिखना पड़ेगा। और बेस कितना है भाई, BC की वैल्यू कितनी है 24 और हाइट कितनी है x माइनस 1 यानी कि AB यानी कितना 7। तो ये 2 से 12 टाइम कैंसिल हो गया, तो ये 12 7 14 और 1 और 7 और 1 8 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हो गया, ये बात क्लियर है क्या, सिंपल है ना काम, ठीक। आसान क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल है ना। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा आपको, है ना, इसलिए सारे क्वेश्चन देखो आप। और यदि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते तक की देरी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, फिर उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो हम बना सकते, तो वहां से स्किप कर दो वीडियो को, अगला क्वेश्चन देख लो, कितना सिंपल काम है। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर एंड अदर साइड बाय 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। समझ में आया क्या क्वेश्चन, अरे समझ में आया क्या। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, तो बना ही देता हूं मैं पहले। चलिए ठीक है, इसका नाम भी दे देते हम ABC, ठीक है, ABC ये नाम दे दिए, इसका नाम तो कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर। जो इसका हाइपोटेन्यूज है ना, वो इसकी अपेक्षा 1 सेंटीमीटर ज्यादा है और अदर साइड से 18 सेंटीमीटर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, हम सपोज कर लेते हैं भाई कि जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी अपेक्षा ये 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 18 सेंटीमीटर। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है भाई। इसकी अपेक्षा ये 18 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया और इसकी अपेक्षा ये 1 सेंटीमीटर ज्यादा हो गया, मीनिंग तो एक ही है। चलिए अब हम यहां पर सपोज कर लेते हैं कि लेट दी हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और बेस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x माइनस 1 सेंटीमीटर, एंड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 18 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ ऊपर। अब मुझे एक बात बताइए, क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बड़ा सिंपल सा काम है। इसकी साइड क्या है x की टर्म में है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तब तो इनके बीच में रिलेशन आएगा हमारे पास में। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC और यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 18 का स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 38 हो गया ना, 38x प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 324 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 324 प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना आ गया। क्लियर। अब एक एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स स्क्वायर खत्म कर दिया मैंने, क्या बचा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 38 तो माइनस 40x है ना, ये 36 होगा है ना, ये कितना हो जाएगा 36, तो 36x था तो ये हो जाएगा 36 और 2 38x और कितना बचा 324 और 1 325 कितना हो जाएगा 325 और इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो फार्मूला मेथड अप्लाई करो, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। मैं फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करता हूँ, आप वीडियो को यहीं पर रोक के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए और फिर उसके बाद में देखना कि ये और आपका एक जैसा आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, तब तो प्रैक्टिस होगी। मैं 325 आपको मालूम है ना कि 1 इंटू 325 आपको क्या करना होता है, इसका और इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो ठीक है, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको और ब्रेक करेंगे, तो काय में ब्रेक हो रहा 5 6 जा और 5 5 जा और मतलब 5 इंटू और 5 इंटू 13 तो ये 25 और 13 में ब्रेक हो रहा, क्योंकि 25 और 13 का सम कितना होता है 38 होता है ना, तो इसमें ब्रेक हो जा रहा। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 13x प्लस 325 इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है x, तो x माइनस 25 और माइनस 13 कॉमन निकल रहा तो x माइनस 25 और इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 अगेन कॉमन निकलेगा तो x माइनस 25 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 और 13, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताइए कि 25 और 13 पॉसिबल है क्या? ये कितना है x की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर कितना x माइनस 18, अगर यहाँ x की वैल्यू अगर 13 रखते हैं हम तो 13 माइनस 18 तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, साइड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्टेड, ठीक है ना, इसको क्या कर देंगे रिजेक्टेड कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हेंस x इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू आ गई 25। अब साइड से निकालना है, इसके क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, पूरी साइड निकालना है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है x माइनस 18, तो 25 माइनस 18 तो ये कितना हो जाएगा 7 और बाकी और निकालेंगे क्या हो जाएगा ए बी बी सी कितना है x माइनस 1 तो x की वैल्यू 25 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 24 और ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x और x की वैल्यू कितनी है 25, तो ये इसके आंसर हो जाएगा ना, एक 7 आ जाएगा आंसर, एक 24 आ जाएगा और एक 25 आ जाएगा। यही हमसे पूछा गया था, इसकी साइड्स की लेंथ बताओ और ये जो आंसर है इसको आप चाहो तो हाईलाइट कर दो, है ना, ये जो आंसर है इसको आप हाईलाइट कर दो, हाईलाइट कर देना चाहिए आंसर को, ठीक है ना। तो ये सेंटीमीटर यूनिट भी लिखेंगे, सब क्या में था सेंटीमीटर में था क्या, हाँ सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखते हम अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर, एक रेक्टेंगल है, चलो रेक्टेंगल बना देता हूं मैं, ये बन गया रेक्टेंगल और इसका एक क्या है डायगोनल है, ये डायगोनल हो गया। आया क्या समझ में, ठीक है, समझ में आया ना, ये क्या इसका डायगोनल है, ठीक है। नाम भी दे देते हम A B
सी और डी। अच्छा, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 60 मीटर। ये कितना है? 60 मीटर है। चलिए ठीक है, 60 मीटर मोर देन द शार्टर साइड। ये गड़बड़ हो गई, मोर देन द शार्टर साइड मतलब 60 नहीं है ये। अगर मान लिया जाए शार्टर साइड x है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 60 हो जाएगा। आई क्या बात समझ में? 60 मीटर। जो डायगोनल है, जो शार्टर साइड है ना, उससे 60 मीटर बड़ा है। चलो ठीक है। एंड द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शार्टर साइड। जो लार्जर साइड है ना ये, अरे यही तो लार्जर साइड है, तो ये क्या हो जाएगा? 30 मीटर बड़ी है इससे, तो x प्लस 30। इतनी बात समझ में आ गई क्या? मुझे एक बात बताइए कि क्या पिछले क्वेश्चन में इसमें कुछ अब ज़्यादा डिफरेंस हुआ क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा नहीं वाला। तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जब x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू इनमें रखेंगे तो साइड्स पता चल जाएगी। फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको ये भी पता चल जाएगी, ये और ये तो इक्वल है ना, रेक्टेंगल है तो, और ये इक्वल है, मतलब आपको लेंथ भी पता चल जाएगी और x की वैल्यू से इसकी ब्रेथ भी पता चल जाएगी। चलिए ठीक है, तो हम सपोज कर लेते कि लेट शार्टर साइड, शार्टर ही बोला है ना, हाँ, शार्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? इज इक्वल टू, शार्टर साइड कौन है भाई? 1 मीटर है ना, सब मीटर में है तो ये 1 मीटर हो जाएगा। देन डायगोनल क्या हो जाएगा? डायगोनल AC इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 60 एंड BC मतलब क्या हो जाएगा? लॉन्गर साइड BC इज इक्वल टू x प्लस 30। ये बात समझ में आई क्या? जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा ही काम किया हमने, कोई अलग से नया काम नहीं किया। चलिए, अब जब साइड्स पता चल गई तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे हम इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है? x प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस BC मतलब x प्लस 30 का स्क्वायर। ये हो गया A प्लस B होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 120x प्लस 3600 इतना हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस A प्लस B होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 60x और प्लस 900 इतना आ गया। एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर तो हो गया कैंसिल। अब ये जाएगा उस साइड, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x और प्लस 900 और माइनस 3600 इतना हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब x स्क्वायर माइनस 60x और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2700 माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब ब्रेक करो इसको, है ना, तो 90 और 30 में ब्रेक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है, 90 और 30 में ब्रेक हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। इस पर कमांड बनाना पड़ेगा कि कैसे फटाफट हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये कमांड कैसे बनेगी? सर हमें तो आता नहीं है फटाफट ऐसे कैंसिल करते, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस करते हुए आएंगे ना तो आप इतनी कमांड बना लेंगे, नहीं तो फिर एक रफ पर आप इसको बना के देख सकते हैं। चलिए ठीक है, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 90, 30 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 90
कॉमन निकलेगा तो x प्लस 30 और इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 और x की वैल्यू आ जाएगी -30। क्या -30 पॉसिबल है क्या? x की वैल्यू अगर -30 लिखोगे तो पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है पॉसिबल? अरे लेंथ ऑफ साइड नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। और जब नहीं हो सकती तो इसको क्या करेंगे? रिजेक्टेड कर देंगे, रिजेक्टेड। चलिए ठीक है, ये हो गया रिजेक्ट। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 90 हो गई। तो हेंस ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? ए बी इज इक्वल टू x और x की वैल्यू कितनी है? 90। ए बी इज इक्वल टू क्या है? x और x की वैल्यू कितनी है? 90 मीटर। ठीक है, मीटर में था, ये मीटर में लिख दिया। बी सी इज इक्वल टू कितना होगा? बी सी इज इक्वल टू x प्लस 30। तो ये हो जाएगा 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 120 मीटर। और ए बी या बी सी ए सी क्या हो जाएगा? x प्लस 60। x प्लस 60 तो 90 प्लस 60 और 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 150 मीटर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। यही हमसे पूछा गया था। तो सिंपल काम है ना, ठीक है ना। इसकी साइड से पता करना था। तो आपसे क्या बोला? फाइंड द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की साइड कितनी हो जाएगी? एक तो 90 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी, है ना। आपसे एक्चुअल ये नहीं पूछा था, आपसे ये पूछा था। तो साइड्स आंसर आएगा अपना 90 और 120, है ना। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मज़ेदार है कि नहीं, इजी है कि नहीं। पाइथागोरस, जब भी ज्योमेट्रिकल की फिगर की बात आती है तो मैक्सिमम टाइम पाइथागोरस। आपने देखा अभी तक तो जितने क्वेश्चन किए सब में पाइथागोरस थ्योरम लगी, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, पहले तो रेक्टेंगल बना देता हूं मैं, ये रेक्टेंगल बन गया। क्या बोला है? द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर एंड इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। कैसे निकालेंगे बताइए? तो बड़ा सिंपल सा काम है। हम सपोज कर लेते हैं ना भाई, किसी को एक को सपोज कर लो, या लेंथ सपोज कर लेता हूं मैं, ये x क्या है? x मीटर है। तो ब्रेथ कितनी होगी? क्यों? ए बी सी डी। मुझे एक बात बताओ कि लेट, सबसे पहले तो लेंथ सपोज कर लेता हूं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? x मीटर। ये लेंथ है इसकी, ठीक है। तो अच्छा, ब्रेथ कितनी होगी? अरे ब्रेथ को आप y सपोज करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आपको y तो लेना ही नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दूसरा वेरिएबल ही नहीं लेना है, केवल एक ही वेरिएबल लेना है। तो हम ये कंडीशन को यूज कर देते, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 मीटर। तो पेरीमीटर क्या होता भाई? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? इज इक्वल टू 104। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? L 2L प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 104। आया समझ में? ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं। और लेंथ कितनी है इसकी? x है ना, तो लेंथ को x से लिख देता हूं मैं, x प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 104 डिवाइडेड बाय 2। तो x प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 5 जा और 2 जा। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? b इज इक्वल टू 52 माइनस x मीटर। इतनी बात समझ में आई क्या? मतलब आपको डायरेक्ट यहां पर ब्रेथ हमने नहीं निकाली क्या? हमने यहां पर डायरेक्ट ब्रेथ नहीं निकाली, ठीक है, डायरेक्ट ब्रेथ नहीं निकाली। तो ब्रेथ के लिए हमने क्या किया? इसी वेरिएबल को यूज किया और आपको x की टर्म में ब्रेथ पता चल गई। नहीं आई बात समझ में? फिर से और एक बार, लेंथ को x से सपोज किया, अब इसकी ब्रेथ कितनी होगी तो आप बोलोगे कि नहीं मालूम, तो y सपोज करेंगे। नहीं, ये जो कंडीशन दी है ना, इसी बेस पर आपको ब्रेथ निकालना है और आपको पेरीमीटर का फार्मूला मालूम है।
तो उसके बेस पर हमने ब्रेथ यहां पर निकाल दी। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं हम, इट्स एरिया इज 640 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होगा भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सॉरी ना, रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू क्या होता है, कितना गिवन है? 640 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है? x, L इंटू बी इज इक्वल टू 640। लेंथ कितनी है? x, और ब्रेथ कितनी है? 52 माइनस एक्स इज इक्वल टू 640। अब x का अंदर मल्टीप्लेशन कर दो तो कितना हो जाएगा? 52x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 640। तो ये सारा का सारा उस साइड जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 52x प्लस 640। सही है क्या? अरे सही है कि नहीं है? मतलब ये सारा का सारा उस साइड जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? 640 को ब्रेक करना है। 640 करते क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ना करके इसको अगेन फैक्टराइज करेंगे। तो 640 को करो फैक्टराइज, 2 से 3 टाइम, 2 टाइम 0 टाइम, 2 से 1 टाइम, 6 टाइम 0 टाइम, 2 से 8 टाइम 0, और 2 से 40, और 2 से 20 है ना, और 2 से 10, 2 से 10, और 2 से 5 टाइम, 2 से 5 टाइम। कितने बार 2 आ गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने? 6 और 7 और इंटू 5, ऐसा हो गया। अब क्या करें? तो इसको हम पेयरिंग करना पड़ेगा हमें। 5 2 जा 10, 10 20, 20 40, 40 हमें 52 चाहिए। 40 हो गया यहाँ तक, है कितना हो गया? 40। 2 2 जा 4, 4 8, 8 16, 16 और 40, 52 हो रहा क्या? 8 करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर कॉम्बिनेशन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? 5 2 जा 10, 10 20, कितना हो गया? 20, और 2 जा 4, 4 8, 8 16 32, 32, 32 और 20 52 हो रहा क्या? हाँ हो रहा। तो कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा आपको ऐसा। तो काय में ब्रेक हो रहा है? 32 और 20 में। एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस 20x और प्लस 640 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, है ना, ऐसा हो गया। चलिए इधर लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन को, है ना, इस साइड करते हैं हम। क्या हो जाएगा? x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा? x माइनस 32, माइनस 20 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 32 और इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 32 अगेन कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 और 32, 20 और 32। कौन सी पॉसिबल है भाई? x की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू क्या है? 32। कुछ भी पॉसिबल है क्या? ये क्या था? ब्रेथ कितनी आई थी इसकी? 52 माइनस एक्स, 52 माइनस एक्स। अगर मान लिया या मैं लेंथ को 20 लेता हूं तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 32। ये मजा नहीं आ रहा ना, लेंथ की अपेक्षा ब्रेथ ज्यादा, मजा नहीं आ रहा। मतलब हम क्या करेंगे? इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये लेंथ है ना, लेंथ ज्यादा होना चाहिए ब्रेथ की अपेक्षा। हेंस लेंथ इज, लेंथ क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? 32, और ब्रेथ क्या? ब्रेथ, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 52 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 52 माइनस 32, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, और ये हो जाएगा हमारे आंसर। समझ में आई बात? आप इसको भी ले सकते थे, लेकिन ये क्या हो जाएगी?
इसको 20, x की वैल्यू 20 भी ले सकते थे। 20 लेंगे तो लेंथ 20 हो जाएगी और ब्रेथ 32 हो जाएगी। मजा नहीं आ रहा ना, ब्रेथ लेंथ की अपेक्षा ज़्यादा नहीं, रेक्टेंगल में लेंथ ही ज़्यादा होगी ब्रेथ की अपेक्षा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए आप इसको, एक बार बना के देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है भैया। चलिए अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ runs around the inside of a rectangular field 32 meter long and 24 meter wide। मतलब एक रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, सिंपल सी बात है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा हम डायग्राम जरूरी है भाई। डायग्राम जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा। क्या बोला है, अ फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड इफ द पाथ occupies 208 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ। कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में, है ना। देखिए मैं आपको बता दूं कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसके आसपास अराउंड अंदर की ओर ये क्या है, फुटपाथ है। कैसा है, फुटपाथ है। फुटपाथ मतलब समझ रहे हैं ना भाई, एक फील्ड है और उसके आसपास ट्रैकिंग बोल सकते हैं अपन, जो मॉर्निंग वॉक के लिए जो ट्रैक बना होता है ना, इस टाइप का कुछ है, लेकिन वो यूनिफॉर्म विड्थ का है, ऐसा बोला है। अच्छा, रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन आपको दिया हुआ है क्या? हाँ दिया है ना डायमेंशन। क्या बोला है, 32 मीटर वाइड लॉन्ग, 32 मीटर लॉन्ग है ये, और वाइड कितना है, 24 मीटर वाइड, 24 मीटर वाइड। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इफ द पाथ ऑक्युपाइज 208 मीटर स्क्वायर, ये जो पाथ है ना, ये वाला, ये जो पाथ है, इस पाथ ने कितना एरिया ऑक्युपाई करके रखा है? इस पाथ ने एरिया कितना ऑक्युपाई करके रखा है? 208 मीटर स्क्वायर, 208 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया ऑक्युपाई करके रखा है। और जो इसकी विड्थ है ना, वो यूनिफॉर्म है। अब कितनी विड्थ है नहीं मालूम, मालूम है क्या? नहीं मालूम हमें। तो हम उसको, जो चीज नहीं मालूम उसी को सपोज कर लेते ना। तो सिंपल सी बात है, हम इसको सपोज कर लेते कि इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, x मीटर, और यहां पर भी क्या सपोज कर लेते हैं, x मीटर, और ये भी क्या हो जाएगी, x मीटर, और यहां पर भी क्या हो जाएगी, x मीटर। इतनी बात समझ में आई क्या? यूनिफॉर्म है ना, तो हर जगह जितनी रहेगी यहां पर उतनी, यहां पर उतनी, वहां उतनी, यहां सब जगह एक जैसी है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो अंदर वाली जो लेंथ है ना, वो कितनी है? क्यों, अंदर वाली लेंथ कितनी है? यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है, ये बताइए मुझे, सोचिए जरा जल्दी फटाक से भाई। यहां से लेके यहां तक कितनी है, 32 है, और इतना पार्ट कितना, x है, और ये भी x है। तो ये 32 में से x और ये x माइनस हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस x, 32 माइनस 2x। हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं बात? और ये वाली जो विड्थ है इसकी, ये कितनी हो जाएगी? ये पूरी तो 24 है, 24 में से ये भी एक से कम हो जाएगा, ये भी एक से कम हो जाएगा, तो 2x से कम हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 2x। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? अरे क्वेश्चन जैसा है उसी के अकॉर्डिंग सिचुएशन बनाओ। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें गिवन क्या है। तो आपको गिवन है ये जो फुटपाथ वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया गिवन है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि पूरा जो बाहर वाला जो फील्ड है ना, उसके एरिया में से ये अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे। अरे ऐसा, ये जो फुटपाथ वाला ये पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया, फुटपाथ वाला नहीं, पूरे फील्ड का एरिया, और उसमें से क्या करो, ये फुटपाथ मतलब ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दो। कौन सा? ये वाला एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास फुटपाथ का एरिया पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? चलेगा ना पता। तो हम क्या करते, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते। लॉजिक आपका क्लियर है यहां पर, ठीक है ना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि क्या सपोज किया हमने, लेट, क्या सपोज किया भाई, लेट विड्थ ऑफ
फुटपाथ इज इक्वल टू x मीटर, ऐसा हमने सपोज कर लिया। ठीक है, तो अंदर वाला जो एरिया है, तो उसकी लेंथ आप इनसाइड, लेंथ ऑफ इनसाइड रेक्टेंगुलर फील्ड कितनी हो जाएगी? 32 माइनस 2x, हाँ या ना भाई? ये पूरा 32 है, इसमें से x और 2x को माइनस करेंगे तो इसकी लेंथ पता चल जाएगी। और विड्थ क्या हो जाएगी? एंड विड्थ इज इक्वल टू 24 माइनस 2x, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन यहां पर अप्लाई करते हैं, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो फुटपाथ का एरिया है ना, एरिया फुटपाथ, तो एरिया फुटपाथ क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फुटपाथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ फील्ड, ही बोला है ना, विड्थ ऑफ, हाँ ठीक है, फील्ड, ठीक है, माइनस एरिया पे जो पूरा फील्ड है, और एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगुलर पार्ट, एरिया ऑफ इनसाइड फील्ड लिख सकते हैं हम, है इनसाइड फील्ड। ठीक है, ये हो जाएगा फील्ड। ठीक, ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि एरिया फुटपाथ कितना गिवन है आपको? 208 है क्या? हाँ 208 है ना, इज इक्वल टू एरिया फील्ड क्या है? 32 इंटू 24, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 32 इंटू 24 बाहर वाला, माइनस एरिया ऑफ इनसाइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 2x और इंटू 24 माइनस 2x, इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसा सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। छोटा करने से क्या फायदा होगा, या तो फिर रहने दो ऐसी। मैं यहां पर क्या करता हूं, इज इक्वल टू 32 इंटू 24, इसको जैसे कि वैसे ही रख रहा हूं मैं। इस 32 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32 इंटू 24 होगा, ऐसा होगा ना। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस 64x, 32 का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, तो अब माइनस 2x का इसमें करेंगे तो माइनस 48x, और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर, इतना आ गया, और ब्रैकेट क्लोज। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 इंटू 24 माइनस 32 इंटू 24 प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा? 112 और माइनस 4x स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको और इसको ऐड किया, दोनों नेगेटिव है, मतलब क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो माइनस 112 आ जाएगा ये, और माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर सकते हैं, माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, साइन भी प्लस आ रहेगा, और इस माइनस का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया। चलिए ठीक है, और ये हो जाएगा 208। आप देखेंगे मैंने क्यों नहीं कैलकुलेशन किया था इसको, मुझे मालूम था कैंसिल होने वाला है, नहीं तो जबरा नहीं मेहनत कर रहा है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, फिर कैंसिल कर रहा है। अरे जो कैंसिल हो रहा था उसको काय के लिए कैलकुलेशन करना है? ये सारा का सारा इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर, ये x आएगा यहाँ पर, माइनस 112x और प्लस 208 और इज इक्वल टू 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? और बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि यहाँ तक कोई मामला है ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता क्या? हाँ किया जा सकता। कैसे? ये भी 4 से डिविजिबल है क्या? 4 से डिविजिबल है ये, और ये भी 4 से डिविजिबल है।
तो 4 1 जा 4, मतलब 4 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, यहाँ लिख भी देता हूँ डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4। और 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 4 2 जा 8 और बच गया 3 और 3 बच गया ना, 32 हो गया ना, और 32 तो 8, ठीक है, 8 टाइम कैंसिल हो गया और x प्लस 4 5 जा और 4 2 जा इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करेंगे हम, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो बात मालूम है हमें, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे हम। तो पहले थोड़ा सा जगह बना दूं मैं, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है, छोटा कर दिया, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको, इस पार्ट को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि अपने को जगह मिले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको कर दिया मैंने इधर शिफ्ट, और यहाँ पर क्या था 208 था, 208 था, ठीक है। और इसकी ज़रूरत ही नहीं है ना, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, है ना, रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया था। अब क्या हो जाएगा भाई, 1 का और 52 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू 52, एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन न करके इसको और फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13, 52 को और प्राइम फैक्टराइज कर दिया हमने। मैं अगर ऐसे पेयर बनाऊं तो क्या दोनों, एक हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 13, क्या दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 28 आ रहा, क्या नहीं आ रहा, मतलब गड़बड़ है, मतलब पेयरिंग हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 26 और इतना 2 हो जाएगा, 26 और 2 कितना होता है 28, मतलब काम अपना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 26x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकल रहा है इसमें से, तो x माइनस 2 बचेगा, और माइनस 26 कॉमन निकल रहा, तो x माइनस 2 बचेगा और इज इक्वल टू 0। अगेन x माइनस 2 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो 0 प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और x इज इक्वल टू 26, कि x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी या 26 आएगी। अब मुझे एक बात बताइए कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड अपना जो पाथ है वो 26 मीटर की विड्थ हो सकती क्या इसकी। अब मुझे एक बात बताइए ना, ये इसकी पूरा जो फील्ड है ना, ये फील्ड ही 24 मीटर है ना, 24 मीटर, तो इसका पाथ 26 मीटर कैसे पॉसिबल है क्या 26 मीटर विड्थ हो सकती है इसकी पाथ की, नहीं हो सकती है। अरे रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 24 मीटर है ना, तो ये जो पाथ है, पाथ की विड्थ 26 हो सकती क्या, नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिजेक्टेड कर देंगे, रिजेक्टेड, बस। तो क्या हो जाएगा, पूछा क्या था हमें, दी विड्थ ऑफ द फुटपाथ, हेंस विड्थ ऑफ द फुटपाथ इज इक्वल टू 2 मीटर, और यही हमसे पूछा गया था, बस सिंपल काम हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मजेदार क्वेश्चन मिल रहा है कि नहीं, हर बार क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको नया मिल रहा है, मतलब वेराइटी। मैं आपको फिर बता दूं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हमारे। अगर आप सोचोगे कि सर हम तो वीडियो देख रहे हैं, हमारा टाइम बर्बाद हो रहा, एक जैसे क्वेश्चन बार बार मिल रहे हैं, बार बार आ रहा है, ये तो हमसे बनता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। हर बार आपको अलग कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिलते जा रहा, और इससे फायदा क्या होगा कि आप हर वेराइटी के क्वेश्चन यहाँ पर करते जा रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, आप अपनी बुक से कोई बुक उठाओ और कोई भी क्वेश्चन बनाओ, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, और बनना भी चाहिए, ठीक है ना। और नहीं बनेंगे तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि आप प्रैक्टिस करते हुए नहीं जा रहे हैं। अगर आप इसकी शुरू से प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि हम पूरा 0 लेवल से पढ़ते हुए जा रहे हैं, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। अगर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और ये सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो आप बेसिक मैथ्स वाला वीडियो देखिए, ठीक है ना, बेसिक मैथ्स वाला वीडियो देखिए। बेसिक मैथ्स वाला वीडियो यूट्यूब पर डला हुआ है, और पूरा 0 लेवल से प्लस माइनस से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा उसमें,
है ना। उतना अगर आपने देख लिया तो फिर आपका मैथ्स का और मैथ्स की सारी प्रॉब्लम खत्म, ये मान के चलिए आप। देखिए अब द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाय 40 मीटर। भैया एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायमेंशन है ना कितना है, 50 मीटर बाय 40 मीटर। ये 50 मीटर है ऐसे में, और ऐसे में कितना है, 40 मीटर है। बस क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूं मैं, आगे बढ़ते जा रहा है बस। द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाय 40 मीटर। अ फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड दिस फील्ड हैविंग अ ग्रेवल path of uniform width all around the flower bed. The total cost of laying the flower bed and graveling the path at the 30 rupees and 20 rupees per square meter respectively is 52,000. Find the width of the gravel path. ये बात समझ में आई क्या? नहीं आई। फिर से और एक बार। एक्चुअल क्या है, यहां पर हमें एक फ्लावर बेड बनाना है अंदर, ठीक है ऐसा। और एक बार क्वेश्चन को पढ़ूंगा मैं। द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज फील्ड क्या हो जाएगा, आर 50 मीटर बाय 40 मीटर। चलो ये बाहर वाला हो गया। अ फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द फील्ड। ये देखिए यहां पर क्या है, फ्लावर बेड बना दिया हमने, जो अंदर साइड है ना, अंदर साइड में क्या किया, फ्लावर बेड बना दिया। यहां पर फ्लावर बेड है अंदर, ठीक है। हाँ, प्रिपेयर्ड इनसाइड द फील्ड हैविंग अ ग्रेवल पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। और एक ग्रेवल पाथ भी बनाया यहां पर, ठीक है ना। और इसकी जो विड्थ है ना वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये 100 हो सकती है इसकी विड्थ, तो यहां पर भी विड्थ कितनी होगी, 100 होगी। और यहां पर भी विड्थ कितनी होगी, 100 होगी। और यहां पर भी विड्थ कितनी होगी, 100 होगी। इतनी बात समझ में आई क्या? बात क्लियर है? चलिए, इनसाइड फील्ड ये हो गया, ये हो गया। ऑल अराउंड द फ्लावर बेड द टोटल कास्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग पाथ इज 30 एंड 20, ठीक है ना। तो फ्लावर बेड की जो कास्ट है वो कितनी है, 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। इसकी जो कास्ट है ना वो 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, पर मीटर स्क्वायर। और जो ग्रेवलिंग की जो कास्ट है ना ये 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है, 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। आई क्या बात समझ में? अरे इसका खर्च है भाई, ये बनाने का खर्च है इतना पर मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, हाँ रिस्पेक्टिवली। और दोनों का खर्च जो आएगा ना वो 52,000 है। दोनों का जो खर्च आएगा वो कितना है, 52,000 है। फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवलिंग पाथ, मतलब x की वैल्यू निकालनी है आपको। इतना समझ में आया? क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट बड़ा है, तगड़ा है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया तो क्वेश्चन बड़ा इजी इस तरीके से समझ में आ जाएगा। मुझे एक बात बताइए, जब इसकी कास्ट इतनी है 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो जो इसका एरिया रहेगा ना, एरिया में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल कास्ट पता चल जाएगी क्या? और फिर से और एक बार मुझे एक बात बताओ कि ये जो है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अगर मुझे पता चल जाए, एरिया अगर पता चल जाए और उस एरिया में अगर मैं 30 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो इसकी कास्ट पता चल जाएगी ना कि कितना खर्चा आएगा इसको बनाने में। हाँ आएगा ना, चलेगी ना पता। उसके बाद में इसका एरिया अगर मुझे पता चल जाए, जो पाथ है उसका एरिया पता चल जाए, और उसमें 20 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे उसका भी खर्च पता चल जाएगा कितना खर्चा आने वाला है। और दोनों को मैं प्लस करूंगा तो वो कितना हो जाएगा, 52,000, क्योंकि टोटल इसका और इसका खर्च कितना है, 52,000 है। तो हमारे लिए चैलेंज क्या है, इसका एरिया निकालना और इसका एरिया निकालना।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, या तो सबसे पहले तो ले लेता हूं मैं लेट दी विड्थ ऑफ पाथ कितनी है भाई, 1 मीटर। जो पाथ की विड्थ कितनी है, 1 मीटर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना हो जाएगा, 50 इंटू 40, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, हाँ आएगा ना इतना, और इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 2000 मीटर स्क्वायर। मतलब हमें ये पता चल गया कि ये जो पूरी रेक्टेंगुलर पूरा कंप्लीट इसकी जो कंप्लीट की का एरिया जो है ना वो इतना है। और फ्लावर बेड का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है 50 माइनस 2x, हाँ या ना, और ये पूरा 50 है, ये x है और ये x है, तो 50 में से 2x को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 2x लेंथ हो गई, और 40 माइनस 2x ये विड्थ हो गए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका एरिया पता चल जाएगा, किसका, फ्लावर बेड का, हाँ या ना, सही है ना। तो मुझे एक बात बताइए कि पाथ का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पाथ का एरिया कितना होगा तो बता दो आप। ये पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड में से इसको इसके एरिया को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड कितना है 50 इंटू 40, ये निकाला है ना, तो 2000 लिख दूं क्या, 2000 माइनस ये 50 माइनस 2x और इंटू 40 माइनस 2x, मतलब आपको पाथ का एरिया पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब मुझे एक बात बताओ कि कास्ट ऑफ टोटल कास्ट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ पाथ इंटू उसका रेट, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ इंटू रेट प्लस एरिया फ्लावर बेड इंटू उसका रेट, एरिया ऑफ फ्लावर बेड इंटू उसका रेट, जो भी रेट है उसका पर मीटर स्क्वायर का वो। तो कास्ट कितनी है टोटल, क्यों टोटल कास्ट कितनी है 52,000 इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ कितना है, ये जो एरिया ऑफ पाथ कितना है, एरिया ऑफ पाथ अपने पास में इतना है, कितना 2000 माइनस 50 माइनस 2x इंटू 40 माइनस 2x, और इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम किसका, इसका रेट कितना है, एरिया ऑफ पाथ का रेट कितना है 20 रुपीज़, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20 का, प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया फ्लावर बेड ये है 50 माइनस 2x और इंटू 40 माइनस 2x इतना, और इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 30 का। इतना समझ में आ गया। अब 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 2 2 जा 4 और 000 और एक जीरो आ जाएगा, और 20 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं -20 इंटू 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x और प्लस
30 इंटू 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, इतना हो गया। मतलब 20 का इसमें भी मल्टीप्लेशन किया, इसमें भी मल्टीप्लेशन किया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ कि ये और ये क्वांटिटी एक जैसी है ना। अरे थोड़ी देर के लिए आप इसको y कंसीडर कर दो, इसको भी y कंसीडर कर दो, तो एक जैसा नहीं हुआ। ये 30 टाइम आया, ये 20 टाइम आया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 टाइम बचेगा। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ ये। अच्छा, इसको इधर जान दो। 52,000 से 40,000 माइनस हो जाएगा, तो 52,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 10, 50 माइनस 2x और 40 माइनस 2x, इतना आ गया। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 इज इक्वल टू 10 इंटू, मैं पहले इसका अंदर मल्टीप्लेशन कर देता तो कितना हो जाएगा 2000, है ना। 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा 2000, और 50 का इसमें मल्टीप्लेशन करेंगे तो माइनस 100x, और 2x का मल्टीप्लेशन करें तो माइनस 80x और प्लस 4x स्क्वायर, इतना हो गया। अब इसका अंदर अगेन मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 12,000 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 20,000, ये कितना हो जाएगा माइनस 180, माइनस 180 में मल्टीप्लेशन करेंगे तो माइनस 180 और एक जीरो आ जाएगा प्लस 40x स्क्वायर, और ये काय में आएगा x में। और मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई ही होगी, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बड़ा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मज़ेदार है, मज़ेदार है। इंजॉय करना है भाई क्वेश्चन में, है क्वेश्चन में इंजॉय करना है। अरे कैसा कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए ठीक है, ये क्या था यहाँ पर 20 था ना, 20 पर मीटर स्क्वायर, हालांकि ज़रूरत नहीं है उसकी अब। हाँ, अब क्या करता हूँ मैं, एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, कहने का मतलब ऐसा कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हुआ, सब में से 10 कॉमन निकाला और ये 10 को डिवाइड कर दिया, तो ऐसा हो गया। या डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, ऐसा बोल सकते हो। अगेन 4 से डिवाइड कर देता हूँ मैं इसको, डिवाइडिंग बाय 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, तो 300 बचेगा, इज इक्वल टू 4 5 जा 20, तो 500 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस 4 जा 16, 4 5 जा 20, और प्लस x और प्लस x स्क्वायर, इतना आ गया, ठीक है, इतना आ चुका है। ठीक, अब ये जाएगा इस साइड तो कितना हो जाएगा 200 बचेगा, x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 200, ठीक है ना। ये इस साइड जाएगा तो 500 में से 300 को माइनस करेंगे तो 200 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 200 को हमें करना है फैक्टोराइज, है ना। 200 को करना है फैक्टोराइज, 200 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 और 2 इंटू 50 हो गया, 2 इंटू 25, 5 इंटू 5। अब इसके पेयरिंग करेंगे तो ये कितना हो गया 10 और 10, और ये कितना हो गया इसके साथ में पेयरिंग करेंगे तो 4 और 10 20, 10 और 20 हो रहा क्या 45 नहीं हो रहा, छोड़ दो इसको। ये कितना हो रहा 10 10 20 और ये 40, यहाँ तक कितना हो रहा 40 हो रहा, और ये कितना हो रहा 5 हो रहा। ये अकेले को रखेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या दोनों को ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर 45 आ रहा, क्या बिल्कुल आ रहा, बढ़िया काम हो गया। मतलब ऐसे दो पार्टों में ब्रेक होगा तो दोनों के जगह x लगा दो, दोनों में माइनस माइनस लगा दो, ठीक है ना। ये तो काम सिंपल है। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x प्लस माइनस 5x प्लस 200 और इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 40 और माइनस 5 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, और x माइनस 40 कॉमन निकलेगा तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा भाई, क्यों क्या हो जाएगा
x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 5। अब मुझे एक बात बताओ कि जो पाथ की विड्थ है, ग्रेवल की जो विड्थ है, तो वो 40 पॉसिबल है क्या? 40 पॉसिबल है क्या? अरे 40 विड्थ तो ये पूरे रेक्टेंगुलर एरिया की है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड की है, तो पाथ कैसे 40 हो सकता है? नहीं हो सकता ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रिजेक्टेड हो जाएगा। तो हेंस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 5। हेंस ग्रेवल पाथ, द width of gravel path is कितना हो जाएगा? 5 मीटर। और आपसे यही पूछा गया था। आ गई बात समझ में? इसको नोट कर लो, मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लेना, एक बार जरूर बना के देखना ऐसे क्वेश्चन को।